जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग बिहार पुलिस का, उसमें अभी तक हम लोग 20 तक देख लिए हैं लोग। ये 21वां टेस्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी लिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो अवहटन है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए कि कीर्ति पताका भी अवहटन भाषा में ही लिखी गई है। विद्यापति ने 3 भाषाओं संस्कृति, मैथिली और अवहटन में काव्य की रचना की है। कवि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि किस काल के हैं। विद्यापति की ख्याति मुख्य आधार है मैथिली में रचित पदावली। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें लगभग 1000 पद है जो आज भी गीत के रूप में गाए जाते हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगार कवि हैं। तो ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस प्रकार का है। तो ये एक श्रृंगार कवि हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक पृथ्वी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 64 किलोमीटर मानते हुए इस एंटीना के प्रसारण दूर रेडियो क्षैतिज दूरी को आकलन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 32 किलोमीटर हो जाएगा। और देखिए कि थोड़ा सा इसका आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका तो बी सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए तो एक ऐसी प्रेरणस एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 64 किलोमीटर मानते हुए एंटीना की प्रसारण की दूरी 32 किलोमीटर होगी। और ये देखिएगा कि निकाल दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि यहाँ पे 32 किलोमीटर है। थोड़ा सा हम आपको इनपुट और बताते हैं कि देखिए कि जैसे यहाँ पे अगर रेडियो का बात किया गया है तो रेडियो के तो आप जानते ही हैं खोजकर्ता कौन है, तो मार्कोनी हो जाएंगे। और देखिए कि रेडियो में हम लोग जैसे गाना वाना सुनते हैं लोग, तो उसका क्या कारण है। तो देखिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के लगभग 200 ऊपर जाइएगा तो आयनमंडल है। जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कोई कंपनी या कोई भी ये टावर वावर रहता है, यहाँ से निकलता है तो जाके आयनमंडल में टकराता है, फिर नीचे आता है। और नीचे आता है तो इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर देखिए कि ये फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, तो कोई गाना वाना हम लोग सुन पाते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा का क्वेश्चन है। तो तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्यन बीजगणित बी प्लस डैश वो A1 दिया गया है। तो अवयवों को ए बी ई बी के प्रत्येक युग्म के लिए a प्लस बी और प्लस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसका मान दिया गया है बी हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे अच्छी तरीके से निकाल दिया गया है, तो आपका देख लीजिए। और डी मॉर्गनी लॉ प्रमेय का यहाँ पे दिया गया है, सूत्र भी यहाँ पे है, तो ये आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। किसी तापमापी पे हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इस तापमापी पे मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे निकाला गया है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन ये तीनों में एक ही जगह देखा जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे दिया भी गया है लेकिन डिटेल में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, उसके बाद डिटेल में देखा जाएगा। देखिए डिग्री सेल्सियस ये 100 डिग्री इसका क्वथनांक होता है, और हिमांक इसका देखिएगा कि 0 डिग्री पे। और वहीं पे देखिएगा कि केल्विन जो है ये 373 केल्विन पे क्वथनांक है, और इसका हिमांक 273 केल्विन हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में देखिए कि 212 फ़ारेनहाइट में आपका क्वथनांक होता है, और देखिए 32 फ़ारेनहाइट में आपका हिमांक होता है। और रोमर में देखेंगे लोग तो 80 रोमर पर क्वथनांक और 0 पे आपका हिमांक होता है। और डिग्री सेल्सियस तो आप जानते ही हैं कि ये सेल्सियस सी से डिनोट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे कोई भी तरल पदार्थ उबलता है तो उसे क्वथनांक बोला जाता है। और हिमांक का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे कोई भी तरल पदार्थ जब ठोस बनता है, हिम में बनता है, तो उसी को हिमांक बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग चौथा के बाद पाँचवा नंबर। इतना का मान जहाँ i बराबर √(-1) दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे आप रख के बना सकते हैं। इसका 2 तरीका है, एक तो आपका सूत्र के द्वारा बनाया जा सकता है, एक डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। तो देखिए कि यहाँ पे सूत्र के द्वारा ही बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर सभी सूत्र पर रखने के बाद आपका
ए आ रहा है, यानी कि एक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोधी करते हैं। तो इसका देखिए कि इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फॉलो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि इसका हो जाएगा इफ़ यू रिसाइड चेंज यू रिसाइड लाइफ। इसका ट्रांसलेशन ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 6ठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो देखिएगा कि आपका निंदा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा में ही नागरिक के द्वारा चुन के भेजा जाता है, तो ये अस्थाई सदन नहीं है। और देखिए राज्यसभा तो अस्थाई सदन है, तो वहाँ पे तो निंदा प्रस्ताव आ ही नहीं सकता है। जब भी निंदा प्रस्ताव आता है तो सरकार गिर जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा का देखिए कि स्थगन प्रस्ताव, तो ये आपका दोनों में आ सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ये दोनों में आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ पे देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भी सिर्फ लोकसभा में आता है, और अविश्वास अगर पारित हो जाए तो सरकार का गिरना तय माना जाता है। तो इसका थोड़ा सा देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा हैं, तो देखिए 1997 में हटाए गए थे। लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 में पेश किया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था मैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो देखिए विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या आपका 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अनुच्छेद देखिए 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे कि केंद्र में देखिएगा कि राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है। यदि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के कुल बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है, अथवा उसका लोप भी किया जा सकता है। तो देखिए विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें देखिए कि यूपी में सबसे ज़्यादा 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 और बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है 2 पॉइंट, एक तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम तेलंगाना का। देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार और कौन सा राज्य का विधान परिषद का सदस्य संख्या बराबर है, तो कौन सा राज्य होगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 अस्थायी स्वशासी संस्था के निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्य और 1/12 सदस्य देखिए कि स्नातक जो 3 वर्ष पूर्व किया हो, और 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा जो 3 वर्ष से प्राथमिक पाठशाला या इससे ऊपर के शैक्षणिक संस्था में हो, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा जिन्हें साहित्य, कला और विज्ञान, सहकारी और सामाजिक सेवा में जानकारी हो निर्वाचित किया जाता है। तो ये देखिए डिवाइड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसी में अभी देख लिया जाए। विधान परिषद की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होता है। तो ये अब तो सभी में देखिएगा कि लोकसभा में भी 1/10 ही होगा, तो ये याद रखिएगा। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि अगर इतना व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है जो चुन के आए हैं, तो वहाँ पे बैठक ही नहीं होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में सभापति और उप सभापति चुनती हैं। विधान परिषद देखिए विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह, पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है। इसके बाद स्वतः वो पारित समझा जाएगा। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में 1969 में विधानसभा समाप्त कर दिया गया। तो ये 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले ये समझना होगा कि भुगतान संतुलन होता क्या है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये दो देशों के परिप्रेक्ष्य में ये बात किया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका इधर बांग्लादेश हो गया
और इधर अपना भारत हो गया। तो मान लीजिए कि इंडिया इधर है। अब यहाँ पे देखना है कि जैसे मान लीजिए कि आयात निर्यात मतलब क्या होता है। आयात का मतलब होता है कि कोई भी देश में हम बाहर से अगर कोई वस्तु लेके आते हैं तो उसे आयात बोला जाएगा। और मान लीजिए कि भारत है तो भारत का कोई वस्तु जैसे आम हो गया या कोई भी चीज़ हो गया दूसरे देश में भेजेंगे लोग तो उसे निर्यात बोला जाएगा। तो ये मान लीजिए कि अगर इंडिया है तो यहाँ से निर्यात कर रहा है लगभग मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का कोई सामान निर्यात कर रहा है। और बांग्लादेश से आयात कर रहा है कितने का, तो आपका 2 लाख का सामान आयात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भुगतान डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि ये घाटा का सौदा है। क्योंकि देखिए कि यहाँ पे जो 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपये का हम लोग सामान खरीदते हैं लोग, 1 लाख का बेचते हैं लोग, तो इसका मतलब घाटा हो रहा है। तो इसे भुगतान संतुलन अनियंत्रित बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से 1 लाख का सामान बेचते हैं लोग और 1 लाख का सामान खरीदते हैं लोग, तो उसे भुगतान संतुलन बोला जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोला जाता है। अब इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना उसे बोला जाता है पूंजी प्रवाह। तो ये याद रखिएगा और इसी को यहाँ समझाया गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं एक बार। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। IFSC कोड कितने अंक का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। IFSC कोड हर बैंक के द्वारा दिया जाता है अपने ग्राहकों को। तो देखिए कि इसका अंक होता है 11 और इसका फुल फॉर्म का अगर बात किया जाए तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें शुरू में 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाया जाता है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है और आखिरी के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताया जाता है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और पैन कार्ड में 10 अंक होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि पैन कार्ड में 10, IFSC कोड 11 और आधार कार्ड 12। तो ये आसानी से आपको याद हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए 2 कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है। उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा। उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर। और थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लीजिए। 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 स्क्वायर बटा 40 किलो होगा। इसका भार पृथ्वी की सतह से इतने गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। तो दोनों कथन देखिएगा कि यहाँ पे सही है और प्रश्न अनुसार देखिएगा कि यहाँ पे बना दिया गया है और यहाँ पे ग्रेविटी के आधार पे ये लिया गया है। तो देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के आधार पे ही तो भार ये तय होता है। थोड़ा सा हम आपको भार और द्रव्यमान के बारे में समझाएं, उसके बाद इसे देखा जाएगा। तो देखिए कोई भी तत्व का 2 चीज़ आपका हमेशा मैटर करता है, एक आपका भार और दूसरा का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और भार हो गया। इसे समझिए कि जैसे द्रव्यमान जो होता है किसी भी तत्व या कोई भी वस्तु हो, उसका आंतरिक जो आपका गणना किया जाता है कणों का, उसी का मूल होता है, तो द्रव्यमान बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं या आप हैं, तो आपके अंदर बहुत सारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, हड्डी है, ये सब है। तो ये इसी का गणना किया जाता है। और देखिएगा कि इसे कहीं भी आप जाइएगा तो आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन भार क्या होता है कि कोई भी, अब थोड़ा सा भार के बारे में देखा जाए तो देखिए कोई पिंड, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि केंद्र की तरफ खींचता है। तो इसका जितना गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगेगा उसी को भार बोला जाता है। तो देखिए कि किसी और पिंड पे जाइएगा, जैसे चांद पे जाइएगा, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, उसके केंद्र की तरफ कम खींच पाएगा। तो ये बदलते रहता है। तो भार हमेशा बदलते रहता है पिंड के अनुसार, लेकिन द्रव्यमान जो होता है ये कभी नहीं बदलता है, क्योंकि उसका मूल तत्व का मान होता है। तो इसीलिए तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि वही यहाँ पे सूत्र दिया गया है, तो ये आप सूत्र याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर था, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये थोड़ा सा धुंधला है, तो एक ही 2 क्वेश्चन में है, बाकी सभी में सही है। तो उसी पे निकाला गया है ये सूत्र पे, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि वेनेडियम सल्फेट इसका नाम है और ये रासायनिक सूत्र है इसका। तो अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों होता है, तो ये आप याद रखिएगा, वेनेडियम सल्फेट। थोड़ा सा देखिए वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होता है, तो ये आप जरूर याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और यह देखिए कि VOSO4 को इसकी अचुंबकीय प्रकृति प्रदान करता है। देखिए कि VOSO4 का रंग वेनेडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। थर्ड ऑर्बिटर में अयुक्त इलेक्ट्रॉन दिश क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। इसे DD संक्रमण कहते हैं। VOSO4 स्पेक्ट्रम के नीले क्षेत्र में प्रवेश को अवशोषित करता है, जिससे नीला हरा रंग मिलता है। अर्थात VOSO4 अणुचुंबकीय और रंगीन दोनों होता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कि अणुचुंबकीय पदार्थ इसमें आपका प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आ जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, हीरा और नमक आ जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। फलक यानी Fx बराबर 1 बटा और √2 - x दिया का प्रांत पूछ रहा है, तो प्रांत आपका निकालना है। तो देखिए कि यहाँ पे आपका प्रांत निकाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गलत का चयन करना है। देखिए कि गलत चुना है, तो इसमें पहला ये दिया गया है, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मीटर की परास में होती है, तो ये एकदम सही है। दृश्य तरंग प्रकाश की मतलब दृश्य तरंग किसे बोला जाता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश की ऊर्जा का परास 1.6 वेलोसिटी से लेके 3.25 वेलोसिटी के मध्य होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इतना नहीं होता है परास, और ये गलत है आपका। एक्स किरणें रेडियो सक्रियता नाभिकों के विखंडन में प्राप्त होता है। देखिए कि वाई किरणें, इसे गामा के नाम से भी जाना जाता है, वाई नहीं होगा, गामा है। गामा किरणें की वेदनशीलता सबसे अधिक होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा में गामा का सबसे ज़्यादा होता है, तो डी भी सही है और सी भी सही है। तो राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हम लोग को खोजना था। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख लिया जाए। दृश्य प्रकाश की ऊर्जा परास 1.6 वेलोसिटी से लेके 3.25 वेलोसिटी के मध्य होता है, यह कथन आपका गलत है। दृश्य तरंगे की ऊर्जा परास देखिएगा ये आपका 1.5 से लेके 3 के बीच में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मीटर की परास होता है, तो ये सब हम लोग तो देखे ही हैं। देखिएगा कि एक्सरे को आमतौर पर मशीनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किंतु एक्सरे रेडिएशन नाभिक के विखंडन से भी प्राप्त होता है, तो ये आप याद रखिएगा। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है। वेदन शक्ति का ये क्रम दिया गया है, गामा फिर बीटा फिर अल्फा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10 जनवरी 1920 में। लेकिन ये ठीक से काम कर नहीं पाया, जिसके कारण लेके आया गया था कि दूसरा का विश्व युद्ध को होने नहीं देगा, रोकेगा, लेकिन दूसरा का विश्व युद्ध तो हो ही जाता है। तो इसका देखिए समाप्ति करके UN की स्थापना किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था, इसका मुख्यालय जिनेवा में था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, CIF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। SAPQ और डी हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। संकरण निकालने के लिए टोटल सेंट्रल एटम में बंद गिनेंगे और सेंट्रल एटम के पास बचे हुए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जोड़ देने पर संकरण की संख्या निकल जाती है, तो यहाँ पे आपका निकाला गया है, तो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरी जेल डायरी, ये किसकी लेखक है, यानी कि ये किनका किताब है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की। देखिए मेरी जेल डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, तो ये तो आप जानते ही हैं, और बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से सिताब दियारा से ये संबंधित है, तो ये भी आप याद रखेगा। इनका जन्म 11/10/1902 को सिताब दियारा सारण बिहार में हुआ था।
देखिए कि जेपी अथवा लोकनायक के नाम से मशहूर थे। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। उनके पिता का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए और देखिएगा कि वो नेपाल जाके वहाँ पे गोरिल्ला युद्ध स्टार्ट किए थे, तो ये आप याद रखिएगा। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व 1974 में किए थे और संपूर्ण क्रांति का ये नारा भी दिए थे, तो ये याद रखिएगा। राजकमल चौधरी की रचनाएं देखिए कि कौन कौन है, तो काकावती है, मुक्ति प्रसंग है, इस अकाल वेदा में स्वर गंधा, और राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम मणित्र नारायण चौधरी था, तो ये आप याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना देखिए कौन कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भूरी भूरी खाक धूल और बी पात्र, कामायनी एक पुनः विचार, ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। पद्मा सचदेव की रचना देखिएगा कि अमराई और बूंद बावड़ी, मेरी कविता मेरा गीत, भटको नहीं धनंजय, अब न बनेगी दोहरी, अकर कुंड हो जाएगा, तो ये आपका पद्मा सचदेव की रचना है। अगला देखिएगा कि 19 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवनों और उसके प्रवाह क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए कि ये दिया गया है इसके बारे में कि कब कब साहित्य पुरस्कार ये मिला है, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है। यहाँ पे पवन दिया गया है और उसका क्षेत्र दिया गया है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। तो देखिए कि बोरो जो है ये इटली का है पवन, तो एक का आपका सी हो जाएगा, तो एक का सी देखिए, एक का सी ये आपका कट गया और ये कट गया, इन दोनों में सी सी दिया गया है। और देखिएगा कि जो मिस्ट्रल है ये आपका दक्षिणी फ्रांस का हो जाएगा, तो दूसरा का डी देखिए, तो दूसरा का डी तो ये भी कट गया, ऑप्शन हम लोग का बी मिल गया। और देखिए कि खमसिन ये आपका मिस्र का हो जाएगा और हर मटन आपका दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और चलिए आगे देखा जाए, तो यहाँ पे पवन के नाम दिया गया है, तो देखा जाए देखिए कि बोरो इटली का है, मिस्र दक्षिण फ्रांस का, खमसिन मिस्र का, हरमटन पश्चिमी अफ्रीका का, अन्य पवने और उसके प्रवाह देखिएगा कि हरिकेन ये यूएसए का है और ये इम्पोर्टेंट है सबसे, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का है, चीनूक रॉकी पर्वत अमेरिका का, सिरोक देखिएगा कि सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप का, सामल देखिएगा कि अरब मरुस्थल का है, बोरा देखिएगा पूर्वी यूरोप से इटली तक की तरफ, बिक्र फील्डर ऑस्ट्रेलिया का, पूर्नाज देखिएगा इंडीज पर्वत और पूर्णा साइबेरिया का, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का है, सांता एरा कैलिफोर्निया का, पंपेरा पंपास मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे का है, ब्लैक रोलर देखिएगा उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, योमा जापान का है, लू आपका उत्तरी भारत पाकिस्तान हो जाएगा। और 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबे के तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो देखिए कि झारखंड हो जाएगा तीसरा का सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा कि भारत में तांबे के उत्पादन में तीसरा स्थान तो झारखंड का है। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य देखिएगा कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है और राजस्थान द्वितीय और तीसरा का स्थान पे झारखंड है। देखिए कि खेतरी जो है ये पूरे प्रसिद्ध है विश्व में और प्राचीन काल से ही खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के उत्पादन के लिए, ये राजस्थान में पड़ेगा। भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पे देखिए, तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। यहाँ उत्पादन का बात हो रहा है, भंडारण का बात नहीं हो रहा है। कोयला के भंडारण में देखिए कि झारखंड प्रथम स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में अभी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। हीरा में मध्य प्रदेश हो जाएगा, लौह अयस्क उड़ीसा में हो जाएगा, चांदी में राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान हो जाएगा। और देखिए कि प्राकृतिक गैस आपका असम हो जाएगा, सोना कर्नाटक हो जाएगा, अभ्रक आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, मैग्नीज देखिएगा कि मध्य प्रदेश, टंगस्टन आंध्र प्रदेश, टीन छत्तीसगढ़, निकेल उड़ीसा, सीसा आपका राजस्थान और प्लेटिनियम उड़ीसा हो जाएगा, बक्साइड उड़ीसा हो जाएगा।
और चलिए यहीं तक दिया गया है, तो ये आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम था? तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। और सबसे कम देखा जाए तो सबसे महिला में कम साक्षरता अपना बिहार है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। चलिए आगे देखा जाए कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना देखिएगा कि 1881 से होना स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये आप याद रखिएगा, हर 10 साल में जनगणना होता है। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त WC फाउंडेन थे, तो ये आप याद रखिएगा। 1921 में जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में ऋणात्मक दर्ज की गई, इसलिए वर्ष 1921 में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। वर्ष 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का शुभांकर एक प्रगणन शिक्षिका को बनाया गया। इस जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, तो ये आप याद रखेगा। जनगणना के अंतिम आंकड़ों का अनुसार भारत में कुल जनसंख्या देखिए कि 100 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 थी, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान सम्मिलित के बराबर है। भारत की जनगणना विश्व की कुल जनगणना का 17.5% है, और भूमि देखिए तो मात्र 2.8% है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर 17.72% देखने को मिली थी। पुरुष की आबादी में 17 और महिलाओं में 18% की वृद्धि हुई। देखिएगा कि 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि ह्रास देखने को मिला था, यानी कि माइनस में ही चला गया था 0.6%। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर कितना, तो 1961 से 71 में रही है। और देखिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे नागालैंड में कम हुआ था और सबसे ज़्यादा मेघालय में ज़्यादा हुआ था। सर्वोच्च देखिएगा कि लिंगानुपात केरल में है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, तो केरल में देखिए 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं लोग, और पांडुचेरा में 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं लोग। जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम स्थान पे है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहता है लोग। पश्चिम बंगाल द्वितीय और केरल तृतीय नंबर पर आ जाएगा। जनसंख्या देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य। वर्तमान में महापंजीयन जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, तो ये थोड़ा सा आप एग्जाम के पहले जरूर देख के जाइएगा। हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे ही एग्जाम के पहले, तो जरूर वो देख के जाइएगा। चूज द करेक्ट आंसर वेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन डेट इज गिवन बिलो। देखिए कि इसमें दिया गया है कि इन अचीव मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर, तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी सही है। नेने वाज फ्रॉम द केलबर एंड नमेनकर फ्रॉम द एबर, तो ये आप याद नहीं रखना है, इससे एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें देखिए 24 नंबर में पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएटेड चॉइस। द वुड आर द लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep. These line like by Jawaharlal Nehru are the concluding line of the poem. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका सी दिया गया है। स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन द स्नो इवनिंग रेबोट फ्रॉस्ट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो रोबोट फॉरेस्ट दिया गया है ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तारे का रंग इंगित करता है, तो ये तारे का रंग इसके ताप का इंगित करता है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। तारे के वर्ग या समूह को तारामंडल बोला जाता है। तारामंडल की वर्तमान संख्या 88 है। सबसे निकट तारा सूर्य है। सूर्य के बाद निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और देखिएगा कि प्लेनेटरी सिस्टम वाला निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है, तो इसका देखिए लीजिए। सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। ब्रह्मांड में कुल 10⁻11 गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में कुल तारों की संख्या 10⁻11 है। कुल तारों की संख्या 10⁻11 इंटू 10⁻11, तो आपका 10⁻22 हो जाएगा। तारों का जन्म नेबुला या निहारिका से होता है। तारों के जन्म की अवस्था को
प्रोटोस्टार या प्रोटोस्ट आदि तारा या भ्रूण तारा कहा जाता है। तारों के विकास की अवस्था देखिएगा, तो ये आपका थोड़ा सा समझा दिया गया है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रघुवंश सहाय का है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह के काव्य जो है, ये आपका डेट याद रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, डेट से उतना क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, काल मुझसे थोड़ी है मेरी, केदारनाथ सिंह की रचना देखिए कि अभी बिल्कुल अभी, और अकाल में सारस, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ये इनका रचना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। विश्व नगरी यानी मेगापोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। जीन गोटमैन 10 अक्टूबर 1915 से देखिए इनका जन्म दिया गया है, और 28 फरवरी 1994 के मध्य ये एक भूगोलवेत्ता थे। कार्ल रिटर विश्व विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। यह आधुनिक भूगोल के संस्थापक और भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन देखिएगा कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या वर्तमान में 120 हो गई है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसका अध्यक्ष होता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाला में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष क्या है तो देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाएं कि जब दुनिया दो भागों में बट गया था, दो शक्तियों में, एक आपका यूएसए, इसके साथ में देखिए कि नाटो, और उसके बाद देखिए कि रसिया, ये आपका रूस हो गया, और इसके साथ बहुत सारा देश था लोग, और इसके साथ भी था लोग। लेकिन देखिए कि इन दोनों में प्रॉक्सी वार चल रहा था, यानी कि शीत युद्ध भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बीच में जो देश नहीं चाह रहा था कि हम इसमें जाएं, तो वो एक अलग बनाता है लोग, और इसका नाम रखता है लोग गुटनिरपेक्ष। इसका इंग्लिश होता है नॉन अलायंस होता है। और शुरुआती चरण में देखिए भारत, और उसके बाद देखिए कि आपका मिस्र, और भी 2-3 देश आ जाएगा लोग इसमें, और ये स्टार्ट किया था लोग। और उसके बाद देखिए अभी तो 120 देश हो गया है लोग, जो ना इसमें जाना चाहता था लोग ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। 1845 में जर्मन के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 1847 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणापत्र प्रकाशित किया। 1867 में इनकी पुस्तक दास कैपिटल, जो हिंदी में पूंजी शीर्षक से प्रकाशित किया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के मेरुदंड है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पूछा जा रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n+5 हमेशा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक सम संख्या है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वन के लिए सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो ये आपका सत्य नहीं है, और बाकी ये तीनों सत्य हैं। लगभग सभी किण्वन प्रोटीन के बने होते हैं। किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहाँ पे क्रिया कारक जुड़ता है। लगभग सभी किण्वन उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो ये तीनों सही है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे लोग, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। देखिए लगभग सभी किण्वन, यानी कि किण्वन एंजाइम का हिंदी है, प्रोटीन के बने होते हैं। किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहाँ पे क्रियान्वयन जुड़ा रहता है। लगभग सभी किण्वन उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु एक समान तापमान पर सक्रिय रहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता के लिए सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। पाव रोटी या बिस्कुट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कि आपका जो
गुलाब जामुन हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा, उसमें भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। और देखिए किण्वन की खोज 1797 में कुरी के सिक ने की थी, तो ये आप याद रखिएगा। आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट दो अथवा सरल अणु में विघटित हो जाता है। तो ये इसके बाद देखिए कि ये तो आपका थोड़ा सा जानकारी है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी, तो कितना था, तो 318 था। देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग इसका 1953 में गठन किया गया था और राज्य पुनर्गठन इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अन्य देखिए सदस्य पंडित हृदयनाथ कंजूर और सरदार एम के पानीकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित राज्य आपका आंध्र प्रदेश है और 1956 में इसे का स्थापना हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी अध्यक्षता के लिए इसके धर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयुक्त गठित किया गया था। धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। लेकिन देखिए इस रिपोर्ट के बाद पोटू श्रीरामलू के नेतृत्व में तेलुगु भाषाओं के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ और 58 दिनों के उपवास के कारण इनका देहांत हो जाता है। 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामलू की मृत्यु हो जाता है। इसके बाद ये जो आंदोलन था बहुत गति पकड़ लेता है। इसके बाद देखिए 1953 में एक भाषा के आधार पर गठन फजल आयोग किया गया और वो कहा कि करना चाहिए, तो पहला राज्य निकल के आया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखेगा, तेलुगु के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग बताइए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 24। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ये बार वाला क्वेश्चन है। तो 0.23 और 3 पे बार दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए कि 1 और 2 अंक है, तो ये 23 हो गया और 23 में से 2 घटा दीजिए और आपका दहाई पे है, तो आपका 100 में से दहाई घटेगा तो 90 हो जाएगा। तो ये आपका आगे और इसी का सोल्यूशन निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 23 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 21 हो जाएगा और 21/90 कितना से कटा है, 3 से जा रहा है, तो ये 7 हो जाएगा और 7 देखिए 7 और नीचे आ जाएगा 3 से, ये 3 यानी 30 हो जाएगा। तो 60/30 आ रहा है आंसर। तो राइट आंसर आपका डी देखिए सही है। चलिए 34 के बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। तो 16 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है और ये जो दिया जा रहा है यहाँ पे, इसके पहले भी हम लोग ये सभी टोटल देखे थे लोग। तो इसमें आप ये देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार, नहीं तो ऊपर तो हम लोग देख के ही आए हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सूत्र है विचरण गुणांक का मानक विचलन बट्टा में माध्य आ जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर इसका उद्देश्य का बात किया जाए तो गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थोड़ी दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ये भी नहीं होगा। चयनित परिवार को सस्ता और चावल आवंटित किया जाता है, गेहूं और चावल। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2000 से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो बहुत फेमस है, तो ये आप आसानी से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो गलत खोजना है। तो देखिए दीपा ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पामलू ये मणिपुर और झूम असम। ये झूम कृषि का ये बात किया जा रहा है, बेबर आपका बिहार का नहीं होगा, तो ये आप याद रखिए ये मध्य प्रदेश का है। झूम कृषि क्या होता है, तो मान लीजिए कि जैसे कि आदिवासी के द्वारा ये कृषि किया जाता है। किसी क्षेत्र में जंगल वंगल के काट के और वहाँ साफ करके कृषि किया जाता है, लेकिन एक समय के बाद वहाँ पे भी उर्वरक क्षमता की कमी हो जाता है, उर्वरक क्षमता नहीं रहता है, तो फिर दूसरा जगह जाके यही प्रक्रिया चलता है। तो इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है और हर क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है, तो ये हो जाएगा। और इस कृषि को काटो और जलाओ तथा बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। यह कर्तन दहन प्रणाली के कृषि पे आधारित है। भारत में झूम कृषि के प्रकार है, तो देखिएगा
उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसे झूम बोला जाता है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पेंडू और पामाडी और खेमान और बरिगा बोला जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में पोनम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीवर और दाहिया मसान और पेरिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वलारा बोला जाता है। मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है और झारखंड में कुरवा और छत्तीसगढ़ में दीपा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल से ये संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, तो ये याद रखिएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया गया है तो देख लिया जाए। कनिष्क ने 7800 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन कश्मीर में, और इसका देखिए अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, तो ये याद रखेगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कनिष्क राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। चरक ने चरक संहिता की रचना की जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन के कमी के कारण होने वाले बीमारी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है और जीरो फैथेलेमिया भी होता है। B1 के कारण बेरी रोग, मांसपेशी में कमजोरी और न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। B2 के कारण जीभ में छाले पड़ जाता है, ओठ फटता है। B3 के कारण पेलेग्रा, डर्मेटिया और मेमोरी लॉस, डायरिया होता है। B5 में हेयर लॉस और बाल सफ़ेद होता है। B6 में RBC का बनना बंद हो जाता है। एनीमिया, तनाव और किडनी स्टोन इसमें समस्या आ जाता है। देखिए कि B7 बाल सफ़ेद होना और झड़ना। B9 एमीनिया, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में ये समस्या आता है। B12 का देखिए कि बर्निशियम, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी होता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना। विटामिन डी के कमी से बच्चों में रेक्टियस और जो बड़े होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ई में देखिए उम्र से पहले बुढ़ापा आना और बांझपन आ जाता है। विटामिन के में देखिए कि रुधिर का थाका नहीं बनना। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन में, ये 2021 का करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचनायिका है, तो इसका रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कवि हरिशंकर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हरिशंकर की परसाई की रचना देखिए। भोला राम का जीव, तिरछी रेखाएं, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा दौर, ये सब इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, राजेंद्र यादव की भी रचना का देख लिया जाए। ये सारा आकाश, 1 इंच मुस्कान, छोटे ताजमहल, 100 मात और जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर की रचना में देखिए कि एक सड़क, 57 गलियां, तीसरी आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, राजा निर्बसिया और मांस का दरिया और मुर्दों की दुनिया, जांच पंचम की नाक, ये सब इनकी कहानी है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शहरी के लिए 1407 रुपये और ग्रामीण के लिए 972। ये आपका देखिए कि गिनी गुणांक और वक्र दिया गया है, तो इसे डिटेल में देखा जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, तो इसका आंसर पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिए और देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑथर नेचर इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विदाउट कंसीजर कोऑपरेशन ऑफ द मैनकाइंड, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसे पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसरण तंत्र के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा। हृदय में 3 कोष होता है, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो ये राइट आंसर बी सही है। थोड़ा सा इसका डिस्कशन देखा जाए। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। मेढक और सैलामेंडर उभयचर के अंदर का आते हैं। उभयचर मतलब क्या होता है कि जो पानी और स्थल दोनों पे रह सके। ये समतापी प्रणाली होते हैं जिसमें नर और तथा मादा अलग अलग होते हैं और बाह्य निषेचन होता है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम शार्वे ने की थी। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो ये दैवीय सिद्धांत है। इसमें माना जाता था कि जो राजा है वे दैव ही हैं, यानी कि देवता ही हैं। और हिंदू राजशास्त्रों के अनेक ग्रंथों में राजा की उत्पत्ति दैवीय बतलाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर ने जन्म लिया है, मतलब राजा के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया है, ये माना जाता था। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका सूत्र है C3H6 और O3 हो जाएगा। विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और बॉइलिंग पॉइंट देखिए कि 122 डिग्री सेल्सियस होता है। यह केराटोलिटिक होता है और देखिए कि यह त्वचा की कोशिकाओं की ऊपरी परत में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को नम करके त्वचा में नमी बढ़ाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसका पूछा जा रहा है कि कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका देख लीजिए, आप बना लीजिएगा इसे। तो इसका 49 का राइट आंसर आपका सी सही है। तो देखिएगा कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। x² बटा में 2 आ जाएगा प्लस log x और प्लस 2x प्लस सी हो जाएगा। ये है। आप इसका देखिएगा कि यहाँ पे बना दिया भी गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो इट। तो इसका देखिए कि दिया गया है ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फॉर्मल ब्रीफ एंड टू बी पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और देखिए कि एक ये संख्या दिया गया है का वैज्ञानिक निरूपण है। तो वैज्ञानिक निरूपण देखिएगा कि आपका बी हो जाएगा। इतना ये हो जाएगा इसका मान। तो ये याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है। तो उसका कार्य कौन करता है। तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे वही उसका काम करेगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देना मतलब दे सकता है। लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मालेरकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष देखिए अनंत शयनम अयंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। देखिए वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और लोकसभा अध्यक्ष संसद और राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करता है तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कोड यानी कि सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों ऊर्जा की ये होता है। तो ये याद रखिएगा और इसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। मुद्रास्फीति ऐसे पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, इतना हम पढ़ देंगे तो भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसे समझाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी है तो लकड़ी क्या है। तो ये प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा। प्राथमिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरित या परिवर्तित प्रक्रिया निकाले जा सकते हैं। और देखिए लकड़ी कोयला पेट्रोलियम ये सब इसमें आ जाएगा प्राथमिक ईंधन में। और द्वितीयक ईंधन वो होते हैं जिन्हें प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता है, जैसे जल गैस वायु का अंगार ये सब बनाया जाता है। तरल ईंधन वो है जो अपने प्राथमिक चरण में तरल अवस्था में मौजूद होता है, जैसे गैसोलीन डीजल मिट्टी का तेल ये सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला
सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। ये पंक्ति की रचना करने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ताजबॉर्न। ये क्वेश्चन देखिए कि बार बार ये हर एग्जाम में आ ही जाता है बिहार पुलिस के, तो इसीलिए ये बहुत भी आई है, जरूर याद रखिएगा। चलिए ये यहाँ पे दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टो गेम्स है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेरिडो फाइटा हो जाएगा। देखिए कि क्रिप्टो गेम्स में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं जिसमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टो गेम्स पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टो गेम्स को कभी कभी थैलोफाइटा और तथा बीजाणु पादप आदि नामों से भी जाना जाता है। क्रिप्टो गेम्स समूह पुष्पोद्भिद समूह के विलोम समूह होता है। क्रिप्टो गेम्स में शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न आते हैं, तो ये याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परमावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि हो जाएगा आपका, तो देखिए कि इसमें आपका मूल स्तर में वृद्धि, ये सही है। मूल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, परिवर्तन तो आएगा ही। उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा। तो 2 और 3 तो ऐसे ही गलत है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी सही है, सॉरी डी बोल दिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप किया जाता है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न रूपों में मापी जाती है, M1, M2, M3 और M4। देखिए तरलता की दृष्टि से इन चारों का क्रम ये है, M1, M2, M3 और M4। M1 में देखिए संकीर्ण मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा राशियाँ। M2 में देखिएगा कि M1 प्लस डाकघर में बचत राशियाँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि M1 को जरूर याद कीजिएगा, M1 याद कर लीजिएगा तो आपका सभी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि M3 में क्या आएगा, तो ये व्यापक मुद्रा इसे बोला जाता है। M2 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मियादी जमा राशियाँ। M4 में देखिएगा कि M3 और डाकघरों के पास सभी जमा राशियाँ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। तो ये पहला याद कर लीजिएगा तो आपका तीनों तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। इसका असत्य कथन देखिएगा, कौडिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देती है। बाईं ओर नहीं, दाईं ओर विक्षेपित करता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, ये जरूर प्रभावित करता है। सामदाब रेखाओं के निकट अधिक दाब प्रवणता दर्शाती जाती है, तो ये भी सही है। करोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत खोजना था। कॉरिस बल क्या होता है? तो देखिए कोरिओलिस बल फ्रांसीसी गणित जीजी कोरिस ने पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन में होने वाले विक्षेपण की सर्वप्रथम व्याख्या की, इसलिए इसी का नाम कोरिओलिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोरिओलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए कि यह प्रभाव विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पवन का विक्षेपण होना पवन की गति और उसके अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है, इसे फेरल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर देखिएगा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो ये आपका पृथ्वी हो गया, बीच में से एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा खींचा जाता है, ये आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व देखिएगा ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानी एक गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शित और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है। घनत्व देखिए कि घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन, यानी कि द्रव्यमान में कितना आयतन है यही इसका घनत्व हो जाएगा। 59 के बाद आपका 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सा इसका और देख लीजिए, घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है और यह प्रति इकाई आयतन में जल का भार है जो जल के तापमान पर निर्भर करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता क्योंकि इसका घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में इसका घनत्व अधिक होता है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, तो ये याद रखिएगा। इसका pH मान 7 होता है, ये उदासीन भी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो देखिए कि व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और ये निजी वेल्थ हो जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी ये कोई भी वस्तु है जो उसका निजी स्वामी होता है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखा जाए तो देखिए कि एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक के घटक जैसे भूमि, खाने
कारखाने, मशीन आदि किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इन साधनों के स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रयोग के लिए स्वतंत्र होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुता समान होता है, अर्थात उपभोक्ता के खर्च और उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्पादक वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए विक्रेताओं के बीच अपने अपने उत्पाद तथा वस्तुओं को बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने की प्रतियोगिता चलती रहती है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो जैसे कि पूंजीवादी अगर देखिएगा आपका अमेरिका आ जाएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन, देखिए यूरोपीय संघ आ जाएगा, उसमें जितना देश है लोग, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है लोग। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखिए कि चीन आ जाएगा, चीन के साथ रसिया आ जाएगा और भारत जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। अगला क्वेश्चन है इट इज ए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका दिस सेंटेंस डज नॉट मीन्स, तो इसका ए नंबर राइट आंसर है, इट इज ड्रिजलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 61 का। और अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या घनत्व 51.45 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। और उसके बाद देखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंगोलिया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। विश्व में से सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेस्टर्न सिटी है। अगला क्वेश्चन है 2000 ईस्वी में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी, तो इसमें देखिए कि 243 है, तो ये तो आप जानते ही हैं, तो ये आप याद रखिएगा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के सत्रवासन का आदेश राज्यपाल देता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा कम से कम 60 और अधिकतम 500 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। गोवा देखिए 40, मिजोरम और सिक्किम ये सब इसका अपवाद है लोग। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या यूपी में है, 403 है। और देखिए विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का अनुच्छेद 332 के द्वारा संरक्षित किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से किया जाता है। सदन के बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 ये कोरम संख्या है, यानी गणपूर्ति। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सब तो पहले से भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, मैं समाजवादी और गणतांत्रिक हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर और 1889 को हुआ था। देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन विजय लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिए और पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता नेहरू ने की थी। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा फहराया था। तो ये आप याद रखेगा। और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए 1929, 1936, 1937 3 बार चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस अधिवेशन के लिए बुलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दहेज निरोध विधेयक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और इसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और देखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये तो हो गया। अभी तक संसद में केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें देखिएगा कि 1961 में दहेज प्रबंध विधेयक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय में और 2002 में आतंकवाद निवारक कोटा विधेयक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 3 बार बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसे आप, ये पोएम है और इसे एक बार पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड इंग्लिश
चाइल्ड लाइन इन द देयर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अयोग्य क्रिया है, तो कौन सा क्रिया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुरुत्वीय बल है इन चारों में से। थोड़ा सा देखा जाए गुरुत्वीय बल के लिए, दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल इन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समान अनुपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। देखिए कि F बराबर आपका Gm1 और इंटू में Gm2 हो जाएगा और r² हो जाएगा। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने का कोशिश न्यूटन के द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय बल देखिएगा, तो विद्युत चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण प्राकृतिक विपरीत होने पर आकर्षण बल तथा आवेश की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण बल की भांति काम करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिम्मेवार बल को प्रबल बल कहते हैं। यह दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल है। यह प्राकृतिक में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए कि दुर्बल नाभिकीय बल, ये बल रेडियो एक्टिविटी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले अल्फा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। इसे क्षीण बल भी कहा जाता है, परंतु इसका परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग 10⁻25 गुना होता है, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होगा? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा ये डी हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयन हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। N3 और N3 का ये 10 इलेक्ट्रॉन दिया गया है और प्रोटॉन 7 है इसमें। और देखिए कि O2 का ये 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 आपका प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन संख्या दर्शाया जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन तो देखिए कि F- ये आपका 1 + 9 है, तो यहाँ पे 9 आपका हो जाएगा। Na+ 11 + 1 है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। निम्न में से Na का आकार न्यूनतम होगा। आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा कि इसमें यह मोस्ले के नियम पर आधारित है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता है अगर वर्ग में नीचे से ऊपर आने पर, और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक बढ़ती है और इसमें घट जाएगी। आयन ऊर्जा इसमें छोड़िए, इसे हम आपको पढ़ाएंगे अच्छा तरीका से। ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, लगता है कि रटवा रहे हैं, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। पीरियोडिक टेबल का हम चैप्टर ही बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, तो कौन सा परत होता है? तो टेफ्लॉन को चढ़ाया जाता है। देखिएगा कि कभी कभी ऐसा बर्तन आप देखते होंगे कि काला काला उस पर चढ़ाया जाता है और उसमें खाना बनता है तो उसमें चिपकता नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, यौगिक जिसका द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं है वह है, तो वह कौन सा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणु से बना होता है। इसे कार्बन क्लोराइड, मीथेन टेक्लोराइड, परक्लोमेथेन और टेट्राक्लोराइड इथेन कहा जाता है। यह मानव निर्मित रसायन है। यह एक रंगहीन और विषाक्त तरल जिसमें मीठी गंध आती है। इसे ड्राइक्लिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कम तापमान पर अज्वलनशील होता है। इसका घनत्व 1.59 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह जल से अधिक घना और भारी होता है। सामान्य तापमान पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक बिंदु आपका 22.92 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक बिंदु 76.72 डिग्री सेल्सियस है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, छायावादी युग के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। देखिएगा जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधनकार हैं, तो ये याद रखिएगा। वे हिंदी के छायाकार युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देखिएगा कि रणभूमि, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और रचनाएं देखिएगा चित्रधार, कामायनू, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, आदि और ध्रुव स्वामिनी है। छायावादी में देखिएगा कि 4 कौन कौन है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा हो जाएंगे। देखिए कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। नागार्जुन प्रज्ञवादी कवि हैं और अनेकवाद प्रवर्तक ललिन बिचोलन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके परमाणु प्रतिरूप के अनुसार
NB कक्षा में इलेक्ट्रॉन डैश के व्यंजन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये एक प्रकार का सूत्र ही है, तो ये याद रखिएगा जरूर, यहाँ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूजियन को चीन किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंज फुलसे के नाम से जाना जाता है। तो 73 का राइट आंसर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 74 नंबर क्वेश्चन है, इनके बारे में ये दिया गया है तो उतना ज़्यादा ये जरूरी नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है मांग का अधिक का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांग का नियम देखिए कि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। इसे आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप आम खरीदने गए बाजार में, तो देखिए जब महंगा रहेगा तो आप बहुत कम खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा, जैसे सस्ता होगा तो झोला भर भर के लेके आइएगा और आपका पड़ोसी भी लेके आएगा। तो इसी को बोला जाता है कि जब ज़्यादा कम दाम में बिकने लगता है तो मांग बढ़ जाता है। और देखिए इस प्रकार के वस्तु की कीमत और मांग गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो दाम बढ़ जाएंगे, जैसे कि त्योहारों में फलों की मांग बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती है। मांग कम या स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तु के दाम घट जाते हैं, मंदी आ जाता है। सरकार मांग और पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है ताकि जनता का अचानक वित्तीय बोझ न पड़े। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो या अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है? तो ये बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय लेता है। देखिएगा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल चुनाव कराना, मतदान सूची तैयार करना, चुनाव संबंधित परिसीमन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को देखिएगा कि आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। मुख्य चुनाव आयुक्त तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें देखिए कांग्रेस, बीजेपी, CPM और BSP और NPP और आम आदमी पार्टी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रमण देखिएगा कि -4 प्लस 10i है, -3 प्लस 8i, -2 प्लस 6i, और कौन सा पद शुद्ध वास्तविक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77वां, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्य सभा की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 89 में देखिए इसके बारे में दिया गया है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर लिया है लोग। देखिए कि अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। तो ये सब के बारे में बहुत बार डिस्कशन किए हैं लोग। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, CNG मुख्य रूप से बनी होती है। तो CNG किससे बना होता है? तो मीथेन गैस इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कि CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या मीथेन गैस भी बोला जाता है, CH4, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को CNG कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह ही CNG के अवयव हैं मीथेन गैस, ईथेन और प्रोपेन। देखिए CNG गैस जो होता है रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होता है। CNG यह हवा से मामूली सी हल्की होती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में वाहन में किया जाता है। CNG पर्यावरण के लिहाज से बहुत बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसें कम उत्सर्जन करता है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के सामने की शर्तें हैं। तो कौन सा इसका शर्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के सामने की शर्तें हैं, MUX बराबर MUY हो जाएगा। इसमें देखिए कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उसको उपयोग में लाता है। एक उपभोक्ता के संतुलन की दशाएं हैं, उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो, उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हों, और
उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो इस दशा में देखिएगा कि उपभोक्ता संतुलन का बिंदु उस दशा में स्थापित होगा जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमित उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन है? तो मेंडल है। तो ये अनुवांशिक के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। इनके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं लोग, तो इसे छोड़ दिया जाए। जिप्सन है, तो देखिए जिप्सन आपका CaSO4 और 2H2O हो जाएगा। जिप्सन देखिए कि ये आपके प्लास्टर करने में काम आता है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है तो ऊपर से प्लास्टर किया जाता है। और जिप्सन का उपयोग सीमेंट बनाने में, उर्वरक बनाने में, मिट्टी में अम्लता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 सिक्के उछालने पर 3 बार जीत आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 सिक्का है तो 3 बार जब उछालिएगा तो जीत आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, गालिब यानी सोनेट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन का ये रचना है। और देखिए त्रिलोचन के मूल नाम वासुदेव था। इन्हें हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। त्रिलोचन जी को कविता संग्रह तापे हुए दिन के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अन्य रचनाएं में देखिए है कि धरती है, गुलाब और बुलबुल है, दिवंगत है, तापे हुए दिन, और उसके बाद देखिएगा कि शब्द है, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान है, तुम्हें सौंपता हूँ, और चैती है। तो ये आपका सब हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीज गुणितिभद और युग्म गतिविक प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में इतना पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, जो आदमी पढ़ा है उसको तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो इसको विस्तार में हम समझाएंगे। तुरंत बायोलॉजी का मास्टर वीडियो और बायोलॉजी का देखिएगा कि डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, जो मेरा नोट्स है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज और चूज द करेक्ट आंसर। तो इस सब पैसेज को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा ये हमको बड़ा लग रहा है, तो जितना हम पढ़ेंगे और एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो आप इसे पढ़ के और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पैसिव गिवन, सॉरी देखिए दिया गया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थक्वेक एंड द डैमेज द कॉजेज। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब इतना पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, KMnO4 के मूलों की संख्या जो अम्लीय विलायता में फेरस ऑक्लेट के एक मूल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, तो वो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कि निकालने के बाद आपका 3/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे आपका निकाल दिया गया है, तो देखिए, और यहाँ पे इसका सूत्र भी दे दिया गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। पोटेशियम मैंगनेट एक गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोतों से आने वाली पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाती है क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है प्रछाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि किसी खगोलीय पिंड की दूसरी पिंड पर पड़ने वाली छाया जो उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, प्रछाया कहलाता है। जिससे देखिए कि ग्रहण के समय पृथ्वी एवं चंद्रमा की छाया, सूर्य के कलंकित केंद्रीय छाया को भी यह संज्ञा दी जाती है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा है? तो सी हो जाएगा, अप्रत्याशित टक्कर में निकाय का कुल संरक्षण रहता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2019 का डाटा है, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और देखिए कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ा था? तो गेहूँ में, और गेहूँ के उत्पादन में देखिएगा कि आपका यूपी प्रथम स्थान पे है। तो ये याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ा जाएगा। चावल उत्पादन, ये करेंट डाटा हम लोग देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ और लता मंगेशकर का नामक रचना है? तो इसका हो जाएगा कुमार गंधर्व की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कुमार गंधर्व की अन्य रचनाएं में उड़ जाएगा हंस अकेला, बोर चेता और झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी आदि, ये सब उनका रचना है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था।
उनका पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। और देखिए कि उनके पुरस्कार में बहुत सारा पुरस्कार आ जाएगा आपका, लगभग भारत का सभी जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये आ जाएगा। उन्हें स्वर्ण कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वराज्य लौह इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि डी हो जाएगा, कर्नाटक में अवस्थित है। लौह अयस्क 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें देखिए कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिड्रोराइट होता है। इसमें देखिए कि हेमेटाइट का भंडारक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा है। हेमेटाइट भंडारक राज्य उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ है। उत्पादन क्षेत्र देखिएगा तो झारखंड में देखिएगा कि नोवा मुंडी तथा गुआ है। उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिला है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, बस्तर और बिलासपुर है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुंजा है। और कर्नाटक में बेलारी हॉट स्पॉट क्षेत्र और धारवाड़ क्षेत्र है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा है। राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, he told us that he had read the Milton in a prose translation when he was the 14। तो इसका देखिए पूछा जा रहा है द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस। तो इसमें देखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ही हैड रीड मिल्टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा जा रहा है 93 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो देखिए कि आपका एडिशनल रोग जो है ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी लीमर का रोग, हसीमोटो का रोग, अवटुमना का रोग, ये सब थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि देखिए ये गले में पाया जाता है, यह सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, ये एच आकार की होती है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे लोग, इसमें देखिएगा कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने में सहायता करता है। यह उपचायक को कंट्रोल करता है, यह जल की मात्रा का संतुलन बनाता है, यह आयोडीन खनिज पदार्थों थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। और रोग देखिए इसके कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो ये जरत मालतवा हो जाता है, जो बच्चे में शारीरिक मानसिक विकास रुक जाती है। और मैक्सोडेमा देखिए कि बॉडी वेटेज इंक्रीज होता है, त्वचा सूख जाती है। और गोएटर रोग में देखिए कि आयोडीन की कमी से गले वाला भाग सूज जाता है। हाइपोथायराइडिस रोग हो जाता है, समान जनन का संभवतः नहीं हो पाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, सफ़ेद और लाल फास्फोरस निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CS2 में विलायक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 95 नंबर क्वेश्चन है, व्री के नियमन में भाग लेने वाले रेनिंग एंजाइम्स क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट, रेनिन एंजियोटेंसिनोज को एंजियोटेंसिनिस आई में बदलता है, ये सही है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एंडिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि को एल्डोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी सही है। एल्डोस्टेरोन दूरस्थ कुंडलित नालिका को सोडियम व जल के पुनः स्रावण के लिए प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो गलत हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर डी ही हो जाएगा 95 का। और इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा जो हम देखे हैं लोग वहाँ पे। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था, तो नाजीवाद का संस्थापक देखिएगा कि एडोल्फ हिटलर था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिटलर एक जर्मनी का शासक था, वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्राय नाजी नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। नाजीवाद का मतलब क्या होता है कि एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मनी आर्य है और विश्व में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको सारी दुनिया पर राज करने का अधिकार है, तो ये इसका मानना था। अपने तानाशाही आचरण से उसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। 1945 में हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का अंत हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्क्सवाद के द्वारा बोला गया था। देखिए कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक, समाजवाद ये प्रणेता थे इनके।
और वह संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी के मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या और देशी मूल के सिद्धांत की स्थापना की थी। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो ये देखिए कि कायस्थ का उदय हुआ। इसमें पुराणों और इतिहासकारों में कायस्थ को प्रजापीड़क और शूद्र की कोटि में स्थान दिया गया है, किंतु शिक्षा और आर्थिक स्थिति सही होने के कारण आधुनिक युग में इन्हें सामान्य कोटि में रखा गया है। राजपूत काल देखिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी से में स्थानांतर राज्यों के शासक राजपूत कहे गए और इनका उत्तर भारत का राजनीतिक में 12वीं सदी तक प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए प्रमुख राजपूत राजवंश है जिसमें संस्थापक है चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, कनौज के प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम, मालवा के परमाल के देखिएगा उपेंद्र या कृष्ण राज हो जाएंगे, कठियाई वाड़ा के चालुक्य या सोलंकी के देखिए कि मूल राज प्रथम हो जाएंगे। देखिए चंद्रबरदाई एक इतिहासकार हुए जो कि इतिहास लिखे हैं और उसमें ये लिखे हैं कि ये जितने चौहान वंश है या कोई भी राजपूत वंश है ये सब अग्नि से निकले हैं लोग। तो ये अथवा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चंद्रबरदाई की किताब में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। तो ये याद रखिएगा। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है अपने माता के नाम पे, मोहरा के नाम पे, और इसमें सहायता चाणक्य के द्वारा किया जाता है। देखिए चाणक्य इनके गुरु हैं और जब मौर्य वंश स्थापना होता है तो ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। देखिए जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोस ने चंद्रगुप्त के रूप में की है। विशाख दत्त कीर्ति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बीसल शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य मौर्य की मदद की थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा थोड़ा सा इसमें और देख लिया जाए। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता था, यानी कि शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीगुप्त गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत आया था। तो ये याद रखिएगा। अशोक के पिता का नाम सुब्रधांगी था और दिव्य वदान के अनुसार मास्की, गुजरा, नेतुर और उडगोलम में लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, रॉकेट का कार्य प्रणाली सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये गति के तृतीय नियम पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवेग के संरक्षण या गति का तृतीय नियम कहिए। इसमें देखिए रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उसे निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो इस प्रकार देखिए कि 100 क्वेश्चन देख लिए लोग। मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें खुद ही दे दिया गया है सॉल्यूशन और अच्छा तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसमें क्या कराया जाए। और इंग्लिश का मान लीजिए कि इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं हैं तो उसमें हम आपका क्या सॉल्यूशन कराएंगे, पढ़ के सिर्फ बता सकते हैं, तो वो तो अभी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार देखिएगा, इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आप कोई भी सलाह कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइए।